हेलो एवरीवन। अभी ना जब से आपका सेट रिलीज हुआ है तब से आप लोग सेट का सॉल्यूशन बहुत जगह खोजते होंगे। आप लोग बहुत किसी को मिल भी गया होगा, पर एक जगह पूरा सेट 1 को अच्छे तरीके से अगर आपको कोई बता सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजी स्टडी ही आपको बता सकती है। बच्चों 16 से आपका एग्जाम है, 16 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और फिजिक्स का जो एग्जाम है वो है आपको 20 जून को। 20 जून को आपको एग्जाम होगा फिजिक्स का और टाइमिंग है 10 बजे से लेकर, यानी कि 1 घंटे का ड्यूरेशन दिया, 1 घंटा 15 मिनट का ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है। अब समझिए कि क्या 1 घंटा 15 मिनट में 1 घंटा 15 मिनट में 13 क्वेश्चन लिखना पॉसिबल है या नहीं है। तो 13 क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा टफ आएगा, बट आपको अपने माइंड को अच्छे से प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा ताकि आप पूरा 13 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जवाब एग्जाम में दे पाएंगे। इजी स्टडी अब आपका कंटिन्यू वीडियो देगी, कंटिन्यू। आज हम खुद सेट 1 का सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल वालों ने इसका आंसर डाला, बट मैं हर बार पीछे इसलिए डालता हूं क्योंकि मैं खुद उस चीज को ऑब्जर्व करता हूं कि उन्होंने कितना मिस्टेक्स किया। मिस्टेक्स इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि जितना सब्जेक्टिव आंसर देना चाहिए उन्होंने उतना आंसर नहीं दिया। यह मैं कैसे बता सकता हूं? क्योंकि मैं खुद एक कॉलेज का लेक्चरर हूं, एक कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव हूं, कॉपी को चेक करता हूं, क्वेश्चन को सेट करता हूं। इसीलिए हमने सबका लगभग ऑब्जर्व किया। तो सटीक आंसर अगर आपको कोई दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मात्र इजी स्टडी, ठीक है। तो इजी स्टडी का पूरा टीम अब टर्म 2 के लिए आज से लग चुकी है और आज के बाद से आपका कंटिन्यूअस वीडियो मिलेगा और कैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा सेट के अलावे वो सारा डिस्कशन आपको सिर्फ और सिर्फ झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एकमात्र यूट्यूब चैनल इजी स्टडी ही बता सकती है। क्योंकि खुद मैं एक लेक्चरर हूं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को कहीं ना कहीं उसको फॉलो करता हूं और ये सारा इंफॉर्मेशन कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, कॉपी कितना लिखना है सब्जेक्टिव में, ये सारा चीज आपको मैं कंटिन्यू बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम आज सेट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर 1, तो किसका सेट नंबर 1? फिजिक्स सेट नंबर 1 का। देखिए सेट नंबर 1 का हम लोग इस तरह से आप जरूर अपना क्वेश्चंस निकाल लें। बहुत सारे बच्चों का दिमाग में चलता है कि मोबाइल में तो है ही, क्यों निकालेंगे। देखो जी, मोबाइल में तुम क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया, तुम तुरंत व्हाट्सएप देख लोगे, तुरंत फेसबुक में चले जाओगे। अभी का ट्रेंड चला इंस्टा, फटाक से इंस्टा घुस जाओगे तो आपका गया आधा घंटा। एग्जाम क्या होगा, इंस्टा में आधा घंटा गया। तो इसीलिए इस तरह का प्रिंट कर लें, 2 रुपया 3 रुपया तो लगता है, ठीक है जी। तो सेट 1 का हम लोग ना सबसे पहले सेक्शन नंबर ए देखेंगे। सेक्शन नंबर ए में क्या है बच्चों? तो सेक्शन नंबर ए में आपको टोटल क्वेश्चन का जवाब देना है 5, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस रहेगा 7। तो हम लोग ना कंटिन्यू, पहला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है आपका, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका जवाब देना है आपको, वो पूरे 1 नंबर का देना है। सुनो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन तो लंबा जाएगा, बट 1 नंबर का पूछा है तो 1 नंबर का क्वेश्चन का जवाब हम लोग 1 नंबर के तरह ही देंगे, लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो 1 नंबर का क्वेश्चन का जवाब हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो देखो जी, ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये 2 पॉइंट मास के बीच लगने वाला
अट्रैक्शन फोर्स है और दोनों पॉइंट मास के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका डिस्टेंस। मींस क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको डायग्राम से समझो कि अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो बॉडी लेंगे, एक बॉडी का नाम है M1, दूसरे बॉडी का नाम है M2 और दोनों के बीच का सेपरेशन हो जाएगा कितना, सेपरेशन का मतलब हो गया डिस्टेंस। तो देखो जी अब इसका स्टेटमेंट लिखना है क्योंकि एक नंबर का पूछा है, तो ज्यादा नहीं करना, डायग्राम भी नहीं बनाना है। डायग्राम हम आपको समझाने के लिए बताएं कि इसका सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है क्योंकि एक नंबर का है। तो स्टेटमेंट राइट डाउन, तुम लोग भी सुन के लिखते जाओ, ठीक है, तुम लोग भी लिखते जाओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस gravitational force acting between two point masses is directly proportional with product of masses and inversely proportional with square of separation between them। ध्यान देना कि ग्रेविटेशनल लॉ जो लगता कहां पे है, तो दो पॉइंट मास के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स का डायरेक्टली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका एक नंबर का क्वेश्चन का जवाब जो है बस इतना ही लिखना है, डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं खुद एक लेक्चरर हूं और मैं खुद कॉपी को चेक करता हूं, इसीलिए कितना जवाब देना है ये सटीक आंसर अगर YouTube में कोई बता पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इजी स्टडी ही बता पाएगी, दूसरा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जैसा करोगे करो, क्योंकि हम तो मिटाने वाले हैं। अब हम ऊपर लिख रहे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, राइट ऑन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब ये भी एक नंबर का है, तो इसका डिफरेंस यूं तो लिखने जाएंगे तो कम से कम 5 को डिफरेंस होगा, बट आपको एक नंबर में पूछा है, ध्यान से सुनना, एक नंबर में पूछा है, कलम कॉपी लेके एकदम कलम कॉपी लेके लिखते जाओ, रुकना नहीं है, ठीक है। एकदम जितना बता रहे हैं नोट करते जाना बढ़िया से, ठीक है, ये सब दोबारा कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनो। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो एक नंबर का है, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ इसका डिफिनेशन लिखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यस, सिर्फ डिफिनेशन, ठीक है। तो अभी ना हम लोग इसका ओनली डिफिनेशन लिखेंगे, बट इसका फॉर्मेट कैसे होगा, क्योंकि एक वर्ड लिखा है डिफरेंस, तो डिफरेंस लिखा है इसीलिए बीच में आप एक लाइन दे देंगे, इधर लिखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, एक तरफ लिखिए फटाक से। इसके अपोजिट में क्या दिया है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है।
तो ओनली डिफिनेशन, ध्यान से सुनना बच्चों, सिर्फ डिफिनेशन, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ध्यान से सुनना। ठीक है, द एक्सेलरेशन, नोट करते जाओ फटाफट, शॉर्ट में लिख रहे एक्सेलरेशन को ACCL ऊपर में n। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a body moving under the influence of gravity is known as acceleration due to gravity। देखो जी, बस इतना ही लिखना है, एग्जाम में ज्यादा तेज नहीं बनना है। एग्जाम में ना तुम लोग को तेज नहीं बनना है, एग्जाम में तुम लोग को नंबर उठाना है। कैसे नंबर उठाएंगे? तो जितना क्वेश्चंस बोला जाए बच्चों उतना ही जवाब देना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल जी का डिफिनेशन। तो कैपिटल जी का डिफिनेशन क्या होगा, ध्यान से देखना। यूनिवर्सल, राइट डाउन, सबको लिखते जाओ बढ़िया से। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ध्यान देना बढ़िया से। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is numerically equal to the force of attraction between two bodies of mass 1 kg each, separated by a distance 1 मीटर। ध्यान देना, देखो जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफिनेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस व्हाट 1 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो बहुत सारे यूट्यूबर क्या किया इसमें कि 2, 3, 4 बहुत कोई बता दिया। देखो जी, अपना मकसद वीडियो को बढ़ाना, व्यूज को बढ़ाना नहीं है, आपको सही कंटेंट मिल सके। क्योंकि हमारी जो टीम है जिसमें फिजिक्स के हम खुद हो गए, केमिस्ट्री के हैं, मैथ्स के हैं, और इसमें हम एक और कंटेंट जोड़ने जा रहे हैं बायोलॉजी, और साथ साथ में इकोनॉमिक्स के भी हमारे पास जो टीचर हैं। ये पूरी टीम जो काम कर रही है, इस टीम का एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि बहुत सारे ऐसे पुअर स्टूडेंट, गरीब बच्चे जो अच्छे एजुकेशन को नहीं ले पाते हैं किसी ना किसी कारणवश, उन तक सही आंसर मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन उन तक पहुंच सके। इसीलिए ये इजी स्टडी चैनल को ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये चैनल को जो बनाया है वो खुद एक 12th का स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये बार बार मैं इस बात को हमेशा वीडियो में इसीलिए बोलता हूं क्योंकि ये जो इजी स्टडी है ये पूरा एक टीम वर्क की तरह काम कर रही है उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश अच्छे जगहों पे नहीं पढ़ पाती है, नहीं पढ़ पा रहा हो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके गरीबी का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत तरह का देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बट मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसीलिए खुद मैं कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव हूं,
और हमने डिसाइड किया कि नहीं एकदम अच्छे से अच्छे आंसर्स बच्चों को YouTube के प्लेटफॉर्म में उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए। तो ये आपका हुआ आंसर नंबर 2। जितना मैं बता रहा हूं, देखो जी, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को ज्यादा क्वेश्चंस को लेंदी नहीं करना है, जितना पूछा जाए। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा मन किया तो आप एक चीज थोड़ा यहां पे ऐड कर सकते हैं, 1 नंबर करके, 2 नंबर करके। इट इज डिनोटेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, इस पे थोड़ा सा कर दो। इट इज डिनोटेड बाय, क्योंकि डिनोटेड बाय कैपिटल जी, बस इससे ज्यादा यहां से आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम लोग जाएंगे, ध्यान से देखते जाना इसको। अब हम पहले देख लो अच्छे से, इसको लिख, मेरे हिसाब से तुम लोग भी लिखते जा रहा होगा तो अच्छे से लिख लेना। देखो जी, वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको रिवाइज करना है। अगर तुम वीडियो को देखते हुए लिख रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारा फिजिक्स का जो पेपर है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा डर होता है तो फिजिक्स में ही होता है। क्योंकि टर्म 1 में तो फिजिक्स का तो सेट से आया ही नहीं क्वेश्चन, तो बहुतों का दिमाग में चल रहा है अब क्या होगा पता नहीं, सेमेस्टर सेट टर्म 2 में भी क्वेश्चन सेट से आए या ना आए। बच्चों सब्जेक्टिव है, टर्म 2 का सारा क्वेश्चंस आप कम से कम देखो, मैं अब ये तो नहीं बोलूंगा कि सब यहीं से आएगा, सेट से ही आएगा, बट मैं इतना आपको बता दे रहा हूं कि आप यहां से पास कर रहे हो। तो क्लास 11 का जो एग्जाम है आपको सिर्फ पास करना है, क्लास 11 का मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, तो 3 पर। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है राइट द टाइप ऑफ स्ट्रेस। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आलतू फालतू इसका आंसर दे दिया, टाइप 7 गो दिखा दिया, कोई 5 गो दिखा दे। यार जो मेन टॉपिक है, जो मेन टाइप है उसको बताओ ना। देखो 3 नंबर क्वेश्चन बोला राइट द टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का नंबर 1 टाइप होगा लॉन्गिट्यूडनल, जो बता रहे एकदम अच्छा सा सही है, एकदम बढ़िया से नोट कर लो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब देखना यहां पे ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर 2 होता है, कौन कौन जी, तो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा कौन सा होता है जी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये हुआ 1 नंबर टाइप। 2 नंबर टाइप इसका क्या होगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस। 3 नंबर क्या होगा, तो 3 नंबर होगा शेयरिंग, ध्यान देना और साथ साथ लिखते जाओ, शेयरिंग स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या हो गया, टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखो जी एकदम फैक्ट, इससे ज्यादा नहीं लिखना है तुम लोग को, 3 नंबर का जवाब इतना ही देना है, ठीक है, फटाफट नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम इधर लिख रहे हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो थोड़ा सा आप इसको छोटा भी लिख सकते हैं, आप इसको बड़ा भी लिख सकते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप। जो पानी गिरता है, अभी बरसात का समय चल रहा है, तो पानी जो गिरता है वो पानी का ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है, इसके पीछे का आंसर लिखना। तो आप 1 लाइन में अगर लिखना चाहते हैं तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। बट थोड़ा सा देखो जी, आप इतना लिखकर ही रोक सकते हो, आंसर आपका कंप्लीट है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन से ज्यादा बड़ा तो नहीं करना है। बट ये क्वेश्चन जो पूछा है ये हो सकता है कि आपको 3 नंबर में भी पूछ दे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि 1 नंबर वाला 3 नंबर में डाल दिया, तो अगर 3 नंबर में डालेगा तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और उसको अच्छे से याद कर लेना। तो हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं कि क्यों सरफेस टेंशन क्या है, किस वजह से सरफेस टेंशन के कारण कोई भी रेन ड्रॉप बड़ा हो यानी स्फेरिकल होता है। तो आगे कॉमा के बाद लिखते जाना, द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड tends
tends to acquire minimum surface area in the absence of any external force or liquid। लिख लो, ये लंबा जाएगा थोड़ा, बट ये 3 नंबर में भी पूछ सकता है। A liquid drop becomes spherical in shape। क्यों spherical होता है? क्योंकि for a given volume लिखते जाओ, वॉल्यूम, a sphere has minimum सरफेस एरिया। तो मिनिमम सरफेस एरिया के वजह से जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है? स्फेरिकल हो जाता है। तो ये 4 नंबर का है। अगर इसको तुम नहीं बढ़ाना चाह रहे हो तो इससे आगे नहीं करना, ध्यान से सुनो, लेकिन इसको पूरा याद जरूर कर लेना। क्यों पूरा याद कर लेना? क्योंकि हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको कितना नंबर में पूछ दे? यस, 3 नंबर में पूछ दे, हो सकता है। तो आपको ना इसको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 5 में। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। 5 में बोला है, क्या क्वेश्चन बोला है जी, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा क्वेश्चन है। तो एक तरफ देखो, जिस तरह बताएं फिर भी 1 नंबर का है, तो आइसोथर्मल एक तरफ लिखो, आइसोथर्मल प्रोसेस एक तरफ लिखना एग्जाम में, जैसा बता रहे हो वैसे करना। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ध्यान देना। एडियाबेटिक प्रोसेस, तो क्या करना है 1 नंबर में इसका? ओनली डिफिनेशन से ज्यादा कुछ नहीं लिखना है बच्चों। 1 नंबर मतलब 1 नंबर। देखो दोनों जो है, एडियाबेटिक बोलो या आइसोथर्मल बोलो, दोनों थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है। इट इज थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, इट इज थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। देखो दोनों थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है तो कैसा प्रोसेस है? तो देखना आइसोथर्मल में कहता है विच अकर्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वह थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। अब देखो एडियाबेटिक, लिखते जाओ कलम कॉपी लेके एकदम फटाफट। अब देखो एडियाबेटिक क्या होगा? तो एडियाबेटिक जो होगा, इट इज अ, फिर से वही सेम लाइन, इट इज अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, इट इज अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, ध्यान देना। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, फिर कॉमा दे देना, इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये क्या करता है? एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है जिसमें देयर इज नो एक्सचेंज
हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये हीट एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करता है, इसीलिए एडियाबेटिक प्रोसेस में। बस 1 नंबर मतलब इतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे इधर 6 नंबर का क्वेश्चन। उधर फटाफट 5 नंबर लिखते जाओ, इधर हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन तब तक बता रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर बोला गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज नॉट ऑसिलेटरी। ऐसा एग्जांपल देना है जो पीरियोडिक मोशन हो बट ऑसिलेटरी मोशन नहीं होना चाहिए। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक but not oscillatory। ठीक है जी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वह सिर्फ पीरियोडिक मोशन होता है बट नॉट ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। जितना बता रहे हैं उतना ही लिखना, नोट्स को लंबा मत करना। 1-2 छापू बाबा लोग भी यूट्यूब में इस बार आया हुआ है, तो ज्यादा लंबा करने का दरकार नहीं है। जितना बता रहे हैं उतना ही करना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला है? डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है? देखो जी, ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है? तो T फॉर ट्रांसवर्स, W फॉर वेव। ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव, ये एक ऐसा वेव है, ठीक है, ये एक ऐसा वेव मोशन है। ट्रांसवर्स वेव एक ऐसा वेव मोशन है इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate about their mean position at right angle to the direction of the propagation of the wave। देखो जी, ट्रांसवर्स वेव एक ऐसा वेव मोशन है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो होता है वो वाइब्रेट करता है, कहां पर? मीन पोजीशन पर। कैसा वाइब्रेट करता है? एट राइट एंगल डायरेक्शन में, ठीक है। जो एक राइट एंगल सिचुएशन में, पोजीशन में जब कोई वाइब्रेट करता है वेव मोशन, तो वो ट्रांसवर्स वेव मोशन कहलाएगा। देखो, ये तो तुम्हारा सेक्शन ए का 5 जवाब देना है, 7 क्वेश्चन हमने बता दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 7 में से आपको 5 ही लिखना है जो पसंद। लेकिन अब देखो, अभी तो क्लियर नहीं है 5 कौन सा आएगा, इसीलिए आपका माइंड सेटअप होना चाहिए कि आपको 7 का 7 याद हो, ठीक है। आप जहां भी फिजिक्स पढ़ते हो, आपके टीचर जो भी क्या गाइडलाइन करता है ये पता नहीं है, बट मैं खुद एक लेक्चरर हूं, कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव हूं, इसीलिए हमारा अनुभव कहता है कि आप सारा क्वेश्चंस को याद करोगे। क्या करोगे? जोर से बोलो, याद करोगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? सेक्शन नंबर बी पे जाएंगे। देखो जी, अभी जो भी समय बचा है, थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा सोशल मीडिया, ठीक है, थोड़ा सा सोशल मीडिया से बाहर आके थोड़ा याद करना स्टार्ट करो। अभी ना एकदम हम सच्ची घटना तुमको बता रहे हैं। अभी इन द लास्ट ईयर, अभी पिछले साल क्या हुआ कि 15 से 20 बच्चों का जब 11 का एग्जाम हुआ था, अभी तो कोरोना पेंडेमिक कारण नहीं हो पाया था, हम आपको थोड़ा सा पीछे का बात बता रहे हैं। उसमें क्या हुआ था
कि 15 से 20 बच्चे खुद हमारे कॉलेज के बच्चे थे, उनका फॉर्म फिलअप जब वो किए तो उनका फॉर्म फिलअप एक्सेप्ट नहीं ले रहा था। बच्चा बहुत परेशान हो गया कि भाई मेरा फॉर्म फिलअप एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है, मेरा दोस्त का हो गया, ठीक है। तो फिर वो क्या किया, जब कॉलेज गया, कॉलेज में पता लगाया तो कॉलेज में पता चला कि वो स्टूडेंट क्लास 11th में फेल है। ध्यान से सुनना, कान ठो खोल के, फेल है। क्या है? फेल है। तो अगर तुम 11th में फेल हो गए और 12th में तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, अभी करंट चल रहा है तुम्हारा, तो करंट वरेंट से कुछ होने वाला नहीं है। अभी ना 12th को बंद करो, वरना तेरा ना 12th बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 12th को स्टार्ट रखना है ना, तो अभी 11th पे ध्यान दो और थोड़ा याद करना स्टार्ट करो, अदरवाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी तेरा हो जाएगा। समझ गया ना? तुम भी वाइब्रेट करने लगेगा मीन पोजीशन में, तो तुम्हारा नाम भी होगा ट्रांसवर्स वेव। सुन लो, तो मीन पोजीशन में वाइब्रेट मत किया करो राइट एंगल में, नहीं तो बंद जाएगा फिर। समझ गया? तो अभी ना अब हम लोग सेक्शन बी पे जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन बी पे जाएंगे, उससे पहले पूरा बोर्ड को हम क्लीन करने जा रहे हैं। तो सेक्शन बी में फिर से आपको 7 क्वेश्चन ही हम बताएंगे, जिसमें से आपको जवाब देना है कितना? हाँ सही बोला, 5 जवाब देना, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस का ना आपको बढ़िया से जवाब देना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन नंबर बी का जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू masses m1 एंड m2 सेपरेटेड डिस्टेंस r। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आपको सेपरेट करना है 2 पॉइंट मास के बीच में, उसका मास का वैल्यू दे दिया है और दोनों के बीच का रेडियस भी दे दिया है। तो आपको निकालना है यहां से फोर्स। देखते हैं फोर्स कैसे निकलता है। बढ़िया से देखना, देखो जी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पॉइंट मासेस लेंगे, दोनों पॉइंट मास के बीच का कितना पॉइंट मास, m1 m2, दोनों के बीच का सेपरेशन यानी रेडियस कितना जी, तो r। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल स्टेटमेंट कहता है, न्यूटन्स का लॉ कहता है, क्या न्यूटन्स का लॉ कहता है, ध्यान से सुनना। According to gravitational force is directly proportional to the product of 2 point masses and inversely proportional to square of distance between them. This is the fact और this is the expression। इसमें थोड़ा मोड़ा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। Let us consider, लिख लो थोड़ा सा, लिखेंगे नहीं। Let us consider 2 point masses m1 and m2 whose separation is r as shown in figure। इसके बाद यहां डायग्राम बना देना। इसके बाद f is directly proportional to the product of 2 masses and f is inversely proportional to square of distance between them और separation between them। आप दोनों में से कोई एक वर्ड को यूज कर सकते हो। अब देखो जी, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर देंगे। तो LHS मेरा इक्वल है, इसीलिए RHS भी हमारा इक्वल हो जाएगा। देन F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे बच्चों तो एक कांस्टेंट आएगा G, कांस्टेंट आएगा G। आखिर हम लोग कांस्टेंट G ही क्यों लिए? कुत्ता क्यों नहीं ले लिए यहाँ पे, टमाटर क्यों नहीं ले लिए यहाँ पे, K क्यों नहीं ले लिए यहाँ पे? क्योंकि G इसलिए कांस्टेंट हम लोग लिए क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशन का है, इसीलिए कांस्टेंट हम लोग G लेके चल रहे हैं। तो ध्यान देना, हम लोग को क्या निकालने बोला था कि 2 पॉइंट मास के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। जहां पे थोड़ा स्टेटमेंट लिख देना कि वहां पर G क्या है, तो वेयर G इक्वल टू, अभी इसका डिफिनेशन बताएं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसका मैथमेटिकल वैल्यू होता है
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी का मैथमेटिकल वैल्यू है, ठीक है जी। अब क्या बचा यहां पर m1 और m2, तो m1 एंड m2 लिखना 2 पॉइंट मासेस, 2 पॉइंट मासेस। आर क्या है जी, तो आर है सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, 2 पॉइंट मासेस। फटाफट नोट करो, लेट नहीं करना, क्योंकि अभी ना फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज हम मिटा देंगे। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर कितना, 8 नंबर, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग जाएंगे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। अच्छा, उसका सेकंड नंबर क्या है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, 8 नंबर का ये ए हो गया। अब 8 नंबर का बी देखो, 8 नंबर का बी का क्या क्या आंसर होगा, ध्यान से समझना। तो 8 नंबर का जो बी का आंसर होगा, तो सबसे पहले क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा फोर्स है नेचर में जी, तो एट्रैक्टिव फोर्स है। तो थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव इन नेचर। नेचर में ये अट्रैक्टिव होगा। बी का 1 नंबर, 2 को पूछा, कैरेक्टरिस्टिक 2 ही को लिखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ध्यान से समझना। 2 ही लिखो, जितना क्वेश्चन बोला जाए उतना ही जवाब देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आप लोग को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बोला है। यहां कहीं नहीं लिखा है कि आप इसका स्टेटमेंट लिखो। सुनो ध्यान से, अभी ना बहुत को इसका लंबा लंबा स्टेटमेंट भी लिखा दिया, नहीं, एकदम नहीं लिखना। जितना क्वेश्चन बोला जाए उससे थोड़ा सा भी आगे नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि एग्जाम में आपको ना पास होना है, अच्छा मार्क्स लाना है, एग्जाम में तेज नहीं बनना है। तेज बनने के लिए एग्जाम के बाद पहले एग्जाम में मार्क्स उठाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बना रहे हैं। जहां पर देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा। थोड़ा बारीकी समझना जी, राइटिंग स्टॉप करके देख लो थोड़ा सा। सबसे पहला स्ट्रेट जाएगा, फिर थोड़ा सा कर्व टाइप का ऊपर से कर्व टाइप का मिलेगा, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, अगेन इट सिचुएशन इज कर्व। यहां पे 3 पॉइंट, जहां से स्ट्रेट लाइन खत्म हुआ थोड़ा डार्क दिखा देना, इसका नाम दे दो यहां पे ओरिजिन में O, इस पॉइंट का A नाम दे दो। जो मैक्सिमम कर्व जो है, थोड़ा सा इसको हम हल्का सा बड़ा कर रहे हैं, हाँ ठीक है। ये मैक्सिमम वाला पॉइंट को B नाम दे दो, जो तुम्हारा इलास्टिक पॉइंट होगा, यानी यील्ड पॉइंट जिसको बोलते हैं। और ये पॉइंट हो गया C, और एक मैक्सिमम जहां पे D दिखा देना, और फ्रैक्चर पॉइंट दिस इज E। तो ये हुआ आपका, भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान देना। इसको डॉटेड करके एकदम स्ट्रेन वाले ग्राफ में दिखाना है। और ओरिजिन से C का जो डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज परमानेंट, परमानेंट सेट। इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट, परमानेंट सेट बोलेंगे। और ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, दिस इज इलास्टिक बिहेवियर, दिस इज इलास्टिक बिहेवियर। और ये B पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये B पॉइंट को बोलेंगे यील्ड, यील्ड पॉइंट। ठीक है, और ये जो D पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। और इसी फ्रैक्चर पॉइंट का दूसरा नाम होता है, क्या दूसरा नाम है, तो ब्रेकिंग पॉइंट। फ्रैक्चर बोलिए या ब्रेकिंग,
ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट करो। बी नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 9 का? अच्छा, मार्क्स क्लियरली यील्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। अच्छा, ये तो बता ही दिए, फिर भी देखो बी नंबर में बता दे रहे हैं। क्लियर बोला कि यील्ड पॉइंट क्लियर कीजिए। आप जो ग्राफ बनाए उसमें यील्ड पॉइंट कौन सा है? तो यील्ड पॉइंट कौन सा है? बी नंबर। तो बी पॉइंट जो है आपका यील्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, यील्ड पॉइंट का आंसर हो गया। फिर क्या पूछा है कि ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है? क्या क्वेश्चन में पूछा है 9 का ब्रेकिंग पॉइंट। यस, तो ब्रेकिंग कौन सा है? ई नंबर। दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब। ठीक है, तो बढ़िया से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम। फिर बी नंबर बोला है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर सिंपल पेंडुलम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। फिर थर्ड नंबर बोला व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम। चलो ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछा एक एक नंबर का, तो हम लोग जवाब भी एक एक नंबर का ही देंगे, एकदम सिंपल। ठीक है, तो 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है। अच्छा, 10 नंबर छोड़ दिए हम, पहले 10 नंबर देखो जी, तब ना 11 नंबर पढ़ दिए हम। 10 नंबर बोला है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। कोई हमारे पास एक ड्रॉप है, ध्यान देना, एक लिक्विड ड्रॉप है, उसका एक्सेस प्रेशर कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट एनी लिक्विड ड्रॉप, पहले इसको मिटाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो थोड़ा लंबा जाएगा। ये डेरिवेशन पूछ दिया है 3 नंबर का, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है। देखो डायग्राम एकदम साफ और बड़ा बनाना। दिस इज लिक्विड ड्रॉप, ये पूरा लिक्विड ड्रॉप है, डॉटेड थोड़ा दिखा देना। इस लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो है r। अब ये लिक्विड क्या आ रहा है, इस पर हम एक्सेस प्रेशर दे रहे हैं, मींस ध्यान देना इसके चारों तरफ प्रेशर लग रहा है। थोड़ा स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा तो लिखवा दे रहे, पहले देख लो। जब इस पर हम एक्सेस प्रेशर देंगे तो अभी इसका जो भी शेप है ये शेप थोड़ा सा बढ़ेगा। तो अगर इसका रेडियस r है तो वेरी स्मॉल रेडियस इंक्रीज, उसको बोलेंगे डेल r, जो बहुत ही छोटा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट राइट डाउन करो, लिखते जाना, कॉपी एकदम फटाफट लिखते जाओ, कॉपी भरते जाओ। लेट एनी लिक्विड ड्रॉप, हम लोग कोई भी एक लिक्विड ड्रॉप लिए, ध्यान देना बढ़िया से, जिसका इफ रेडियस r and surface tension T due to excess pressure, देखो ध्यान से, कितना एक्सेस प्रेशर दिया हम लोग, डेल्टा P, एक्सेस प्रेशर डेल्टा P, there is a small increase in radius, इसको स्मॉल इनको बोलेंगे, इनको इन रेडियस यानी इंक्रीज, स्मॉल इंक्रीज कर रहा है रेडियस। तो कितना रेडियस इंक्रीज किया जी, तो डेल आर देख सकते हो डायग्राम में आप। तो जैसे इंक्रीज किया तो कुछ तो वर्क डन होगा। सो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ प्रेशर, तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, तो देन डेल्टा P इज इक्वल टू एफ बाय एरिया, कितना, तो 4 पाई r स्क्वायर। ध्यान देना कि इस पर हम जो लिक्विड ड्रॉप है इस पर कितना प्रेशर दे रहे, डेल्टा P दे रहे। ठीक है, ध्यान से समझना। तो अगर हम यहां से फोर्स निकालेंगे तो डेल्टा P इंटू 4 पाई r स्क्वायर, सिर्फ क्रॉस कर दिए, किए कुछ नहीं है, ओनली क्रॉस कर दिए। अगेन वर्क डन इक्वल टू
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, कितना फोर्स, तो डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कितना बॉडी डिस्प्लेस किया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये क्या है, ये एक्सेस प्रेशर का डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम लोग डेल आर से रिप्रेजेंट किए हैं। कोई कंफ्यूजन यहां तक? यहां तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखो, नाउ वर्क डन बाय दिस फोर्स is equals to change in potential energy of free surface due to surface tension। ठीक है, देन वर्क डन, ध्यान देना थोड़ा लंबा जाएगा ये, देन वर्क इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। ठीक है, ध्यान देना, देन वर्क इज इक्वल टू T का T रहने दो और डेल्टा ए, यानी ध्यान देना चेंज इन एरिया। तो सबसे पहले एरिया कितना लेंगे हम लोग, ध्यान देना, तो 4 पाई, अभी ना इसको थोड़ा मिटाते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे अटेगा नहीं, साइड है। तो सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, क्योंकि अभी ना मैं मिटाऊंगा, बिकॉज वहां पे कोना में अभी ना वीडियो कट जाएगा, अभी जब वीडियो हम लोग करेंगे तो इसीलिए क्या होगा, इसको मेरे हिसाब से तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब ना हम इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देना जी, फिर से बोल रहे स्क्रीनशॉट ले लो या साथ में लिखते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम सिंसियर स्टूडेंट हो। अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जो लिखे देन वर्क इज इक्वल टू टी इंटू डेल ए, तो तुम जो फिगर देखा उसमें फिगर चेंज करेगा, टोटल कितना, तो 4 पाई, अंदर का रेडियस आर और बाहर का रेडियस कितना, डेल आर का स्क्वायर, माइनस अंदर का रेडियस, अंदर का एरिया। फिर से सुनो, पूरा एरिया मेरा हो गया ये, इसका आर तो इसका डेल आर, तो आर प्लस डेल आर का स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, यानी फाइनली 4 पाई को कॉमन ले लो यहां से, तो 4 पाई यहां से बाहर, तो अंदर बचा r प्लस डेल आर का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, तो 2ab, और यहां बचा r स्क्वायर। ध्यान देना, इस r से इस ये r खत्म। अब एक बात समझना, सिंस डेल आर इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, डेल आर स्क्वायर कैन बी नेग्लिजिबल। अब जैसे ही उसको नेग्लिजिबल करेंगे हम लोग, ध्यान देना, जैसे ही इसको हम लोग नेग्लिजिबल करेंगे तो देखो ये तो पूरा खत्म हो गया, तो बचा कौन, सिर्फ ये वाला, तो W इज इक्वल टू T इंटू 4 पाई इंटू 2r डेल आर, यही ना बचा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, तो जो वर्क का ये फॉर्मूला आया इसको उठाकर यहाँ पे पुट करो, तो डेल P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, ये W का वैल्यू हुआ, इक्वल टू T इंटू 4 पाई इंटू 2r डेल आर। देखो LHS में RHS में कट गया, यहाँ स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ से r कट गया, यहाँ 4 पाई, यहाँ 4 पाई कट गया, तो यहाँ बचा डेल P इंटू r और इधर बचा 2t। तो जो बचा उसको बारीकी से बढ़िया से लिखेंगे हम लोग पहले, फिर एक्सेस प्रेशर जो बोला है इसको फाइंड करेंगे। तो LHS में मेरा बचा डेल P इंटू R और RHS में बचा 2t, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू 2t बाई R। दिस इज एक्सेस प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका 10 नंबर कंप्लीट, 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में।
तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है इसको ध्यान से समझते हैं पहले, फिर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोला व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम, फिर इसका एक्सप्रेशन निकालना है, फिर इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंपल पेंडुलम, एसपी फुल शॉर्ट फॉर्म। सिंपल पेंडुलम क्या है, तो सिर्फ डिफिनेशन, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, तो डिफिनेशन लिखते जाओ, एक नंबर क्वेश्चन है ना, इसीलिए सिंपल पेंडुलम, ध्यान दो, सिंपल पेंडुलम इज अ पॉइंट मास, इज अ पॉइंट मास suspended by weightless and inextensible string fixed rigidly to a support, ठीक है। तो ये सिर्फ बी ए नंबर में क्या बोला था कि सरफेस यानी सिंपल पेंडुलम क्या होता है उसको हम लोग लिख दिए। अब देखो ए नंबर आंसर था, बी नंबर क्या बोला है, तो एक नंबर का क्वेश्चन में बी नंबर क्या बोला, जितना बोला उतना ही जवाब दो। बोला राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब ये राइट सिर्फ सिंपल पेंडुलम का जो एक्सप्रेशन होता है उसका आपको ना एक नंबर में जवाब देना है। तो सिंपल पेंडुलम T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। जब इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई जी आएगा, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। एक नंबर में ज्यादा जवाब नहीं देना है। बार बार हम बोल रहे हैं कि खुद मैं एक लेक्चरर हूं, इसीलिए आपको डरने का कोई बात नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं आप ना बढ़िया से करो। आप जहां भी पढ़ रहे होंगे वो आपको सटीक आंसर कैसे जवाब देना है एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं बता सकता है, क्योंकि मैं खुद कॉपी चेक किया इस बार, आगे भी करता रहूंगा कॉपी चेक, ठीक है। तो इसीलिए कितना जवाब देना है ये अच्छे तरीके से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में अगर कोई बता सकता है पूरा स्टेटमेंट तो सिर्फ और सिर्फ इजी स्टडी जो आप देख रहे हैं, आप इसको देखते देखते जरूर शेयर करते जाइए अपने 11th वाले सारे ग्रुप में। तो बी नंबर का आंसर हो गया। सी नंबर क्या पूछा है बच्चों, ध्यान से देखो। सी नंबर है, प्रमोद सर, हेलो, हाँ हाँ आ जाइए, हाँ हम यहीं पे आ जाइए। सी नंबर देखिए जी, सी नंबर बोला इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। इफेक्टिव लेंथ क्या है, इफेक्टिव लेंथ का इसका स्टेटमेंट थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, फटाफट लिखते जाओ, एकदम लिखो। इफेक्टिव लेंथ of a simple pendulum is the distance between the point of suspension and the center of the bob. This is the effective length of simple pendulum. Effective length of simple pendulum क्या होता है, is a distance। ये क्या है, एक डिस्टेंस है, किसके किसके बीच का, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ द बॉब। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ द बॉब के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक एक नंबर का क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग इसको नोट अच्छे से कर लिए होंगे। अब मैं आपको सेकंड
यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। और 12 नंबर क्या है इसको ध्यान से समझना। 12 बोला ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको ना आइसोथर्मल प्रोसेस का के हेल्प से वर्क डन फाइंड करना है, मींस थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 एकदम ये वीडियो आप थोड़ा पेशेंस होके देखिए। ये वीडियो आपका सेट नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन विथ सटीक एक्सप्लेनेशन। ध्यान से समझना कि आप कितना जवाब देंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है एग्जाम में। कि क्वेश्चंस पूछा, जैसे अभी एक्सप्रेशन पूछ दिया, बहुत सारे टीचर्स क्या किए इसको पूरा लंबा एक्सप्रेशन, अरे भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों का जान लोगे। इसीलिए बढ़िया से ध्यान देना, ये इजी स्टडी का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको वही मिलेगा जो एग्जामिनर को चाहिए, यानी आपका कॉपी जो चेक करेगा उसको जितना आंसर चाहिए वही आंसर आपको इजी स्टडी दे रहा है, आलतू फालतू नहीं, ठीक है। इसीलिए 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में देखते जाओ बढ़िया से, फटाफट कॉपी कलम लेके नोट करो। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले आइडियल गैस के हेल्प से हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे, देन PV इक्वल टू nRT एंड देन P इज इक्वल टू nRT बाय V। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे बेसिक इसका ना थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं, तो एक फार्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आइडियल गैस के हेल्प से प्रेशर निकाले, इस प्रेशर का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। एकदम बारीकी से ध्यान से देखते रहना, यहां से बाहर तुम्हारा नहीं आएगा। एकदम nRT बाय V इंटू डेल V। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, तो टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग ना इंटीग्रेशन ले लेंगे, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड। और ये ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। देन इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ nRT बाय V इंटू डेल V। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन लेंगे, तो वॉल्यूम इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल, वर्क 0 से W। इसको इंटीग्रेट करेंगे LHS में तो W आएगा, ज्यादा लंबा नहीं करना है बच्चों इसको। तो nRT कांस्टेंट है, बाहर कर दो, अंदर बचा कितना dV बाई V। कहां से कहां तक, तो V इनिशियल से V फाइनल। अब देखो, अब ना यहां पे dV बाई V, यानी कि जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, अभी तक में भी हमको लगता है कि मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11th में आप लोग को मैथमेटिकल टूल्स के हेल्प से इंटीग्रेशन बताया गया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से समझना कि dV बाई V जो है, ये इंटीग्रेशन में आपको पढ़ना है dx बाई x, जिसका इंटीग्रेशन होता है ln x। अभी मैं इसको लिखूंगा यहां पे कि अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x है तो इसका फॉर्मूला होगा ln x। अभी ना इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करेंगे। तो वर्क इक्वल टू nRT, ये मेरा होगा ln V, यहां पे V है इसीलिए V हो जाएगा। कहां से कहां तक, लोअर लिमिट V इनिशियल, हायर लिमिट V फाइनल। अभी ना एकदम धड़ल्ले से खत्म होगा, ये बढ़िया से देखते जाओ। देन वर्क इज इक्वल टू nRT, हायर लिमिट पहले आएगा V फाइनल माइनस लोअर लिमिट V इनिशियल, ध्यान देना थोड़ा। देन वर्क इज इक्वल टू nRT ln, लिख सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब देखो बीच में माइनस था सर, आप बट्टा में लिख दिए, मतलब बाय में लिख दिए। तो लॉग का एक कॉन्सेप्ट होता है log m माइनस log n इक्वल टू फॉर्मूला होता है log m बाई n। तो हम लोग log m माइनस log n का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज की। अब ln जो है, अब ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 2.303 nRT, यानी कि कितना nRT log V फाइनल माइनस V इनिशियल। थोड़ा नीचे लिख रहे हैं जी, log V फाइनल बाय V इनिशियल।
दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सिंस T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। कब होगा? जब T जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस समय हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, 2.303 nRT log कितना हो जाएगा? P इनिशियल यानी प्रेशर इनिशियल बाय प्रेशर फाइनल। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है तो थोड़ा आगे बढ़िए, अगर नहीं घुमाया क्वेश्चन तो यहीं पे छोड़ दीजिए। ये सटीक जवाब, सटीक आंसर कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कितना ज्यादा कितना कम लिखना है, ये सिर्फ आपको इजी स्टडी ही बता सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया पूरा पूरी 12 नंबर। इसको नोट करो अच्छे से। मनीष देखो तो कौन फोन कर रहा है, बात करो। मतलब सर अभी ऑनलाइन वीडियो ले रहे। देखो जी क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग जाएंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कुरियर वाला है क्या? जूता लेकर आया है? जूता लेकर आया है। हाँ। अच्छा हम बात कर ले। बोलो कि वो दुकान में दे देगा। नाम बता दो। सुनिए ना, वहाँ पे जो दुकान है अपना खड़ा वहाँ दे दीजिए। वाइट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, दुकान का नाम बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है? पूछा है डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बी नंबर पूछा है लेटेंट हीट कैपेसिटी। और 2 नंबर पूछा है, मतलब एक का 2 क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन पूछा है राइट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसका डिफिनेशन ध्यान से समझना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? इफ अ सब्सटेंस, लिखते जाओ, इफ अ सब्सटेंस is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substance through 1 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग S से। देन S इक्वल टू Q बाय M इंटू डेल्टा Q, ये फार्मूला होता है, इसको नोट कर लो। ये 1 नंबर का A आंसर है, यानी 13 नंबर का A नंबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब B नंबर है लेटेंट हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या है? लेटेंट हीट कैपेसिटी जी, तो द अमाउंट ऑफ हीट पर मोल और यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस undergoing
ए चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, ये हो गया आपका बी नंबर का आंसर। और 13 का 2 नंबर का आंसर है कैलोरीमीटर क्या होता है। तो ध्यान देना कैलोरीमीटर क्या होता है। कैलोरीमेट्री है, सॉरी कैलोरीमेट्री क्या होता है। तो कैलोरीमेट्री क्या होता है, इसका प्रिंसिपल पूछा है तो लिखते हैं। इसका पहले डिफिनेशन देखो, इट इज डिफाइन एज द measurement of heat is called कैलोरीमेट्री। इसका प्रिंसिपल, अब ध्यान देना कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है। एक लाइन छोड़ देना और लिखना प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और कैलोरीमेट्री इज इक्वल टू होता है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। ध्यान देना ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसीलिए हम लोग इससे आगे नहीं जाएंगे। थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देना कि क्या होता है कैलोरीमेट्री जी। तो मेजरमेंट ऑफ हीट, जो हीट को मेजरमेंट करे कैलोरीमेट्री कहता है। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम में जितना हीट लॉस्ट करेगा उतना ही हीट क्या हो जाएगा, गेन करेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो पूरा इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यानी सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक न्यूमेरिकल है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज द फंक्शन ऑफ xt इज इक्वल टू 3 sin 36t, ध्यान देना 36t प्लस 0.018x प्लस π/4। ठीक है, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t टाइम यानी सेकेंड है, 3 सेकेंड। द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। तो इसका ना एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 5। तो देखो क्या क्या निकालने बोला है। ए नंबर बोला है व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का ना ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग और यहां पर ए दिया हुआ है 3। दिस इज द फैक्ट आंसर, ए नंबर हो गया। बी नंबर बोला है फ्रीक्वेंसी। देखो जी ये बहुत अच्छा है कि कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो देखो डायग्राम में ओमेगा का वैल्यू दे दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू 36। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, तो 36, तो t इज इक्वल टू होगा 2π/36। ध्यान देना, तो 2 1 जा 2, 18 2 जा 36 यानी t इज इक्वल टू हो गया π/18। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम पीरियड, देन न्यू इज इक्वल टू 1 बाय π/18, देन न्यू इज इक्वल टू 18/π। हर्ज कर देना, यूनिट भी साथ साथ लिखते जाओ। और क्या पूछा है, इनिशियल फेज। देखो इनिशियल, ध्यान देना, सी नंबर इनिशियल फेज बोलो या इसको सिर्फ फेज बोलो, दोनों एक ही चीज होता है। जिसको ना फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई का वैल्यू यहां π/4 दिया हुआ है। बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। अब देखो जो नहीं पढ़ा है उसके लिए ये न्यूमेरिकल तो टफ है, बट जो पढ़ा है, जिसको पता है
ठीक है, वो उसके लिए बहुत ही आसान, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना। सबको ए का वैल्यू हो गया, साइन का वैल्यू हो गया, ओमेगा टी का वैल्यू हो गया, टी का वैल्यू हो गया, के का वैल्यू हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया, फाई का वैल्यू हो गया। तो ये सारा वैल्यू आपका दिया हुआ है, बस आपको नोट करना है, बढ़िया से इसको कवर करना है। ठीक है जी, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। तो ये हुआ सेट 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चंस सेक्शन सी का। तो सेक्शन सी को बड़ी बारीकी से समझना है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी दिया हुआ है जिसको आपको भली भांति से समझना पड़ेगा। तो दिस इज द फैक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट क्वेश्चंस पर सेक्शन नंबर सी पर जाएंगे। ठीक है, तो सी नंबर में सबसे पहले बोला राइट रिलेशन बिटवीन, 1 नंबर तो बड़ा सुंदर क्वेश्चन दिया है जी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ना एक नंबर ये क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या पूछा है। 15 नंबर में, 15 नंबर में क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। 15 का ए नंबर, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन देखो ध्यान से। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो यहां थोड़ा सा लिख देना, वेयर न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ज्यादा लंबा मत खींचना, 1 नंबर का पूछा है और ये हो गया टाइम पीरियड। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर लॉन्ग चल रहे हैं हम लोग, इसके बाद बहुत 3-4 क्वेश्चन बचेगा। बी नंबर क्या है जी, वेवलेंथ, वेवलेंथ एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो वेवलेंथ एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट के बीच में रिलेशन होता है के इक्वल टू 2π/λ। जहां पर लिख देना वेयर के बराबर प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग लैम्डा, क्या हो गया आपका, तो वेवलेंथ। बस ज्यादा लंबा नहीं खींचना, 1 नंबर का है। सी नंबर में क्या बोला है जी, बोला वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बोला है। तो ये 3 चीज है, देखो 3 चीज एक ही क्वेश्चन में जब भी पूछेगा तो थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा अगर स्टेटमेंट आप नहीं लिखते हैं तो 3 नंबर, अगर 3 रिलेशन है तो आप 2 रिलेशन को डायरेक्ट आप लोग विदाउट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन 3 रिलेशन इसलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना है, एकदम माइनर स्टेटमेंट है। वी नो दैट व्हेन ए पार्टिकल of the medium completes one oscillation about its mean position, about its mean position in periodic time t, comma the wave travels a distance इक्वल टू, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखो जी, कोई उपाय नहीं, लिखना पड़ेगा। इट्स वेवलेंथ लैम्डा, देन वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेव वेलोसिटी यानी v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, देन ध्यान देना, देन v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं क्या, देन v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये हुआ तीनों रिलेशन, ठीक है। तो v क्या हुआ, वेव वेलोसिटी, वेव लेंथ और वेव फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
इसको बढ़िया से कर लो, वेव वेलोसिटी, तीनों का रिलेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा आगे, यानी क्वेश्चन नंबर डी बोला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। सी नंबर बढ़िया से नोट करो, अच्छे से नोट कर लेना। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स का यूज जरूर करना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का डी नंबर देखो ध्यान से, 15 का डी नंबर, ठीक है। तो 15 का जो डी नंबर है वो क्या क्वेश्चन है, पहले ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर डी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई, इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी, देन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू। दिस इज बोथ रिलेशन। अभी यहां से तुम लोग बढ़िया से कर लेना। और लास्ट है ई नंबर में, ई नंबर बोला है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रोपगेशन कांस्टेंट और वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो ध्यान देना, 3 रिलेशन फिर से आ गया, तो तीनों रिलेशन को अच्छे से हम लोग करेंगे। देन ओमेगा के और भी के बीच में रिलेशन, देन वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, देन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। और अभी देखो, अभी तुरंत यहां पे हम लोग रिलेशन निकाले, ध्यान देना। अभी ना इसको ध्यान दो, वी नो दैट, एक लाइन लिखना, वी नो दैट, देखो v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा होगा। इसको 1 नंबर मान लो, इधर मिटा रहे हैं, ध्यान देना। हम लोग ना एकदम ऊपर वाले रिलेशन से ही यूज करके थोड़ा सा काम करेंगे। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है जी, देन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और न्यू के जगह में क्या लिखेंगे, v बाई लैम्डा। तो ये तीनों रिलेशन तुम्हारा यहां से आ गया, ठीक है, 2 पाई v बाई लैम्डा। तो ये तुम्हारा जो हुआ क्वेश्चन नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो गया 15। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे एकदम लॉक कर दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि आपको ना बर्नौलीज थ्योरम को पूरा एक्सप्लेन करना है। पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये बर्नौलीज थ्योरम आपका एग्जाम में आने का 99% चांस है 5 नंबर में। तो इसको ना अच्छे से बारीकी से कर ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 अब हम लोग जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है बर्नौलीज थ्योरम जो है ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसीलिए इसको बढ़िया से देखते जाना। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल या थ्योरम इसको बोल सकते हैं। तो एग्जाम में आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ध्यान देना। बर्नौलीज प्रिंसिपल को सबसे पहले थोड़ा स्टेटमेंट से समझाते हैं, साथ साथ में लिखते जाओ एकदम कलम कॉपी लेके। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, लिखते जाओ जी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है। व्हेन एनी लाइन मोशन थ्रू, लिखते जाओ लंबा जगह, ये 5 नंबर का है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप, देन टोटल एनर्जी डेंसिटी। अब टोटल एनर्जी डेंसिटी में तो क्या क्या होगा, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी रिमेन्स, ब्रैकेट बंद कर देना इसके बाद, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। ध्यान देना, थ्रू आउट इट्स मोशन। ये हुआ आपका स्टेटमेंट। इसको बढ़िया से नोट कर लेना, पहले इसको बारीकी से नोट करो। ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। 5 नंबर का जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपको बारीकी से लिखना पड़ेगा और सुंदर सुंदर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी जाके एग्जामिनर आपको ना 5 नंबर देगा। 5 नंबर का क्वेश्चन कोशिश करना कि थोड़ा सा वो ना लंबा जाए। अगर लंबा नहीं जाता है तो आपका नंबर कटने का चांस रहेगा। तो बर्नौलिस जो प्रिंसिपल है ये थोड़ा लंबा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हेन एनी लाइन मोशन थ्रू नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप, कोई एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप हम लोग लेंगे जिसमें लाइन मोशन यानी कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो टोटल एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या क्या है, तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, जो क्या होगा सब जो होगा तीनों रिमेन्स कांस्टेंट होगा। मीन्स प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये जो होगा अगर ये कांस्टेंट है तो दिस इज बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो बर्नौलिस का ये हुआ आपका स्टेटमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ये फॉर्मूला जो अभी आया इसको प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको एक नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान देना, एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप लेना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल पाइप, जिसका रेफरेंस लेवल से, ये लंबा क्वेश्चन जाएगा, बार बार बोल रहे हैं, रेफरेंस लेवल से फर्स्ट का जो हाइट है वो हो जाएगा H1, इस पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम V1, उसका प्रेशर P1। ध्यान देना, तो मान लेते हैं कि यहां तक पूरा लिक्विड एकदम फ्लो करते जा रहा, कुछ क्रॉस सेक्शन दिखाना पड़ेगा। दूसरा का हाइट ऐसा मान के चलते हैं हम लोग H2, ठीक है। यहां पे थोड़ा हल्का सा लास्ट में डार्क कर दो। इसका जो टोटल लेंथ है L1 यहां पे लेंगे हम लोग, ये होगा V1 इंटू टी, और इसका लास्ट का जो लेंथ होगा, क्योंकि दोनों का एरिया अलग अलग है इसीलिए सबका वेलोसिटी इसका आप चेंज करेगा, ठीक है। तो लेंथ यहां का भी चेंज करेगा, वहां का भी लेंथ चेंज करेगा, क्योंकि दोनों नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। तो अभी ना इसको फटाफट नोट करो, इधर हम मिटा रहे हैं, बढ़िया से करना, इसको एकदम आराम से नोट करो बारीकी से, क्योंकि सेक्शन सी जो है वो तुम्हारा पूरा 5 नंबर देगा, समझ लो। अप्लाइंग, अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है जी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, T से मल्टीप्लाई कर देंगे। A1 V1 T इज इक्वल टू A2 V2 T, क्योंकि जब भी लिक्विड फ्लो करता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में उसका कुछ टाइम लगेगा, और उसका अपना कुछ डेंसिटी भी होता है, इसीलिए दोनों तरफ डेंसिटी से भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इस पूरे इक्वेशन में कुछ मान लेंगे m, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय प्रेशर
तो वर्क डन बाय प्रेशर दोनों पाइप का होगा P1V1 माइनस P2V2। देन वर्क डन बाय प्रेशर है ना, वर्क डन बाय प्रेशर इक्वल टू P1। अब जहां V1 है वहां पे A1 V1T और जहां V2 है वहां A2 V2T लिखेंगे। अगेन नाउ यूजिंग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, ध्यान देना, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू mg h1 माइनस h2। ध्यान देना बढ़िया से, इसको आगे लिखेंगे तो mg h1 माइनस mg h2, यानी मेरे पास दो वर्क आया, एक वर्क डन बाय प्रेशर और एक वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ना हम लोग डायग्राम को इधर मिटाने जा रहे हैं, हमको प्रूव करना है P यानी प्रेशर डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, सबका जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, नाउ यूजिंग वर्क, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, नाउ यूजिंग वर्क बाय ग्रेविटी कर देना, बाय ग्रेविटी थोड़ा सा चेंज ही, नाउ यूजिंग वर्क बाय ग्रेविटी को ग्रेविटी यूज किया। अब ना हम लोग यूज करेंगे अगेन, नाउ यूजिंग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मतलब क्या, देखो वर्क डन बाय प्रेशर और वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू यहां जो होगा वो होगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, अब जहां वर्क डन बाय प्रेशर है वहां पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी वहां इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो P1 A1 V1T माइनस P2 A2 V2T, ये हुआ वर्क डन बाय प्रेशर का, प्लस mgh1 माइनस mgh2 इज इक्वल टू RHS में जो इसको नोट करो, हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सब वन वाला को एक तरफ, तो P1 V1 A1 T प्लस mgh को एक तरफ करो, फिर ये जो है तुम्हारा माइनस, यहाँ RHS में माइनस है तो LHS में आएगा तो प्लस हो जाएगा, हाफ mv1 का स्क्वायर, बाकी सबको एक तरफ कर दो, इक्वल टू P2 V2 A2 T प्लस mgh2 प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, अभी ना जहां पे अब हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाएंगे, क्या क्या चेंज करके देखना ध्यान से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो m क्या लेट किए हैं, A1 V1 T रो, A1 V1 T, और रो जहां पर है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, m मानेंगे, तो इस इक्वेशन में रो नहीं है इसलिए रो से मल्टीप्लाई, रो से डिवाइड करेंगे, तो यहां आएगा P1 m बाई रो प्लस mgh2 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 m बाई रो प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2। अब ध्यान देना, ये थोड़ा सा टिपिकल मैथमेटिक्स है, ध्यान देना, इसको अच्छे से नोट करना, फिर ठंडे दिमाग से समझना, समझ में आ जाएगा, आसान है।
जहां पर m लेट किए उस m को यहां पे यूज करके ला रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, आ जाएगा समझ में। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, P1 बाय रो प्लस GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 बाय रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2। अब सबको इक्वेट जब करेंगे तो P1 रो GH1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो, यहाँ पे V1 होना चाहिए और यहाँ पे V2 होगा। मीन्स देखो, मतलब समझना कि यहाँ पे P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, अब फिर पॉइंट जोड़ेंगे तो डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। मतलब फाइनली प्रेशर डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होगा, जब सब वैल्यू सेम आ रहा है कंटिन्यू, तो कांस्टेंट हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट। और यही आपका ए नंबर का आंसर है कि प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलिस का पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो जी, इसका ना एप्लीकेशन पूछा है कि आपका बी नंबर क्या पूछा है, देखना ध्यान से, 16 नंबर का बी, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो एप्लीकेशन बड़ा आसान है, एप्लीकेशन ये बी नंबर का है जी, बढ़िया से नोट कर लो। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस का एक नंबर लिखना, वेंट्रीमीटर, एप्लीकेशन नंबर 1 वेंट्रीमीटर, 2 नंबर में BUNSEN बंसन बर्नर, 2 ही को लिखो काफी है, ठीक है, 2 को पूछा है। अब हम लोग आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17, और 2 क्वेश्चन बचा है, 17 अभी 3 है, 17 18 19। तो इसको ना अच्छे से नोट कर लो, कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स का यूज करना। देखो जी, जब ये वीडियो स्टार्ट हो रहा था उसी समय हम आपको बोले थे कि ये वीडियो लंबा जाएगा, क्योंकि ये 3 पूरे सेक्शन ए का, पूरा सेट ए का सॉल्यूशन है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नॉन स्टॉप, ये ना जो भी वीडियो अभी चलेगा आपका, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, अब ना एकदम नॉन स्टॉप चलेगा, यानी पूरा जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आपका क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आते जाएगा। यानी अब जो अभी आपका वीडियो आएगा वो पूरा सेट कंप्लीट होकर आएगा, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से इसको फॉलो करना है ताकि आपको सटीक आंसर हर जगह से अच्छा मिल सके, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और आसान भी है। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी पॉइंट मास को इनफाइनाइट से कांस्टेंट वेलोसिटी से सोर्स मास तक लाने में जो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। फिर से एक बार सुनो कि किसी भी पॉइंट मास को इनफाइनाइट से कांस्टेंट वेलोसिटी से सोर्स मास तक लाने में किया गया जो वर्क डन होता है, दिस वर्क डन इज नॉन एज व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। इसी चीज को ना आपको पहला नंबर पूछा है, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, 3 नंबर में है, और उसका आपको डेरिवेशन करना है 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर का डिफिनेशन, 3 नंबर का आपका है डेरिवेशन। तो द अमाउंट ऑफ, लिखते जाओ साथ साथ में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit mass
फ्रॉम इंफिनिटी, जो बोले अभी वही लिखवा रहे हैं, टू एनी पॉइंट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी is known as gravitational potential at that point। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हुआ ए नंबर का आंसर। अब बी नंबर देखो इसका, यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट। कोई एक सोर्स मास है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, सोर्स मास से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम लोग ना पी डैश ले लेते हैं, जहाँ पे हमको ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना। अब देखो इनफाइनाइट से मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो इस बॉडी का हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसका एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो बाहर की ओर होगा, और एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में कौन लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यानी सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, यानी कि वेक्टर E इज इक्वल टू gm बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि यार हम लोग ना यहाँ पे डिस्टेंस x लिए इसलिए एक्स स्क्वायर होगा। अब हम लोग देखो ध्यान से, टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी, पूरा मेंटेन कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी जो कांस्टेंट होगा, टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वर्ड छूट गया तो ऊपर लिख दो, कांस्टेंट वेलोसिटी, वी हैव टू अप्लाई equal magnitude of force in opposite direction। in opposite direction, यानी कि फाइनली आपका जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड के जो एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लिए, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इज इक्वल टू, अब यहाँ ई का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देन gm बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेट वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कट करते हैं, इसका डिस्टेंस dx है, तो यहाँ पर लगने वाला वर्कडन भी जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, देन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कैसा, तो एक्सटर्नल वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, देन dw इक्वल टू, अब फोर्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो gm बाई एक्स स्क्वायर, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो dx, तो यहाँ हो जाएगा dx। अब देखो जी थोड़ा ध्यान से, अब हम इधर थोड़ा मिटाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ना इधर नहीं मिटाएंगे तो इसका डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगा। 17 का बी चल रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लेके तुम अपना रख लेना बढ़िया से, ध्यान देना। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन लेंगे देन dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस gm बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। हम लोग ना किसी भी पॉइंट मास को कहाँ से ला रहे थे, इनफाइनाइट से कहाँ तक, तो r डिस्टेंस तक, इधर लिमिट 0 से w होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ w हो जाएगा
और यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड gm है इसलिए बाहर कर दिए, इन्फिनिटी से r, ऊपर dx नीचे x स्क्वायर, देन w इज इक्वल टू माइनस gm। अभी देखो x का पावर 2 नीचे है तो ऊपर जगह तो -2 हो जाएगा dx इनफाइनाइट टू r, देन वर्क इज इक्वल टू माइनस gm। ध्यान देना इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, लोअर लिमिट इनफाइनाइट होगा और हायर लिमिट r हो जाएगा, देन वर्क इक्वल टू माइनस gm। यहाँ बचेगा r x का पावर -1 बाय -1, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट टू r। इधर भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखे हो तो, क्योंकि मिटाएंगे। ये क्वेश्चंस 2 और 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है। देन वर्क इज इक्वल टू gm। ध्यान देना पहले यहाँ पे ना हायर लिमिट आएगा, यानी r का पावर -1 होगा, और लोअर लिमिट आने से पहले माइनस आता है तो इनफाइनाइट का पावर हो जाएगा यहाँ पे -1। अब थोड़ा सजावट देख लेना जी, कुछ नहीं बस सजावट बचा हुआ है। इसको 1/r - 1/इनफाइनाइट बोल देंगे, और 1/इनफाइनाइट का वैल्यू होता है 0। देन वर्क इक्वल टू gm इंटू 1/r बचा, माइनस तो यहाँ 0 हो जाएगा। देन वर्क डन इक्वल टू फाइनली gm/r, और यही एक्सटर्नल वर्क जो है दिस वर्क डन विल बी इक्वल्स टू दिस वर्क डन will be इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि जहां W है वहां हो जाएगा क्या V, देन V इज इक्वल टू -gm/r। This is the expression of gravitational potential energy। ये पूरा अच्छे से इसको आप कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जाएंगे 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपका एग्जाम में 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, तो अच्छे से करना। एनर्जी को मेंटेन करते हुए काम करना, ऐसा नहीं कि एनर्जी लॉस हो गया, लंबा वीडियो जा रहा सो गए। देखो जी, हम कंटिन्यू जब इतना लंबा वीडियो बना सकते हैं वो भी बोर्ड में, विदाउट डिजिटल बोर्ड से लिख के, तो क्या तुम लोग बैठ के नहीं लिख सकते हो? अच्छे से लिखना, बढ़िया से नोट्स बनाना, तुम्हारा ही काम देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग ले रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझना। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा भी, 1 घंटा और लगेगा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पढ़ दे एक बार बढ़िया से। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक्स मोशन। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का ना स्टेटमेंट लिखेंगे। अब वो लीनियर वाला डिस्प्लेसमेंट मत समझ लेना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखो तो वीडियो चल रहा है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एनी इंस्टेंट by the body or a particle executing simple harmonic motion from its mean position is called
डिस्प्लेसमेंट। देखो जी एकदम लास्ट है, बढ़िया से नोट्स बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक थोड़ा सा एसएचएम का हम लोग डायग्राम लेंगे। दिस इज सेंटर, हम लोग इसको सेंटर लेंगे, इसको एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये माइनस वाई डैश, या तो वाई डैश ले लो। हम लोग ना कोई पॉइंट ले रहे हैं पी, मेक एन एंगल थीटा, जो ओमेगा से रोटेट करते हुए रोटेट कर रहा है। ये अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वाई। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। कुछ नाम दे दो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो एम हुआ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो एन हो जाएगा, ठीक है, एन, दिस इज एन, और ये पॉइंट हो जाएगा एम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर ए पार्टिकल, थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जी। कंसीडर ए पार्टिकल, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा दिखाना पड़ेगा। मूविंग ऑन सर्कल, एक पार्टिकल है जो सर्कल पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस ए। अभी देखो ओ से पी का डिस्टेंस कितना, तो ए ले लिए। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन फिगर, ठीक है। फिगर पे देखो जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है किससे, तो ओमेगा से। कितना ओमेगा से, तो कांस्टेंट ओमेगा से, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी एम, ओ पी और एम, ओ पी एम से क्या करेंगे, अगर साइन थीटा निकालते हैं तो पी बाई एच होता है, तो पी कौन, तो ओ एम, और एच कितना, तो ओ पी। देन ओ एम इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ओ पी इंटू साइन थीटा। ओ पी का डिस्टेंस यहाँ वाई है तो वाई ले लो, और सॉरी ओ एम का डिस्टेंस वाई है तो वाई ले लो, ओ पी का डिस्टेंस ए है तो ए ले लो, ए इंटू साइन थीटा। अब थीटा क्या है, ध्यान देना, दिस इज जो थीटा है, ये थीटा जो होगा वो ओमेगा इंटू टी के बराबर हो जाएगा। देन वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये निकल गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग अब निकालेंगे क्या, वेलोसिटी। तो अभी ना इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मिटाएंगे हम। अब हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी। तो डायग्राम का भी अब जरूरत नहीं है, इसलिए मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसलिए इसका वैल्यू रहने दो, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले वेलोसिटी का थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ change of displacement of a particle is called velocity। ध्यान देना, ठीक है। Then we know that, हम लोग जानते हैं कि we know that y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इसको ना डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर होगा dy बाई डी टी। ध्यान देना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ dt के साथ ए साइन ओमेगा टी। अब इसका काम हो गया, इसीलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखो, देन dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, ए डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी। अब dy बाई डी टी को ही ना वेलोसिटी बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। देन ए इंटू साइन का कॉस हो गया, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हो गया ओमेगा। देन वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है जी।
इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। नाउ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होगा 1 के बराबर होगा। और अगर हम लोग कॉस स्क्वायर का वैल्यू पूरा फाइंड करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देन कॉस ओमेगा टी जो होगा वो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ध्यान देना, तो साइन का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लें, देखो ध्यान से यहां से, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा y बाई ए। अब इसका वैल्यू वहां पुट करो, तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई ए का होल स्क्वायर। ध्यान देना आगे, देन कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू यहां होगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, देन कॉस ओमेगा टी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय कितना होगा ए हो जाएगा। अब इस ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो v इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, देन v इक्वल टू ए इंटू कॉस ओमेगा टी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए से ए खत्म हो गया। अच्छा यहाँ ओमेगा छूट रहा, ए ओमेगा, यहाँ होगा ए ओमेगा, ए से खत्म, देन v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सिंपल हार्मोनिक के केस में वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला तुम्हारा हो गया ये। अब इस सेट का यानी सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट 19 नंबर क्वेश्चन, इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एकदम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मिटा रहे हैं। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग आगे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखो जी, पूरा सेट को बनाने में बहुत मेहनत लगता है और इस मेहनत को तुम लोग ऐसे ही बर्बाद मत कर देना, थोड़ा सा मेहनत करना ताकि रिजल्ट अच्छा हो, और सारे ग्रुप्स में इसको जरूर शेयर करना। 19 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और बी नंबर में है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सी नंबर में इसका रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ए नंबर का आंसर लिखो, इट इज डिफाइन एज द amount of heat required पूरा अच्छा से लिख देते हैं, REQUIRED, required to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये तुम्हारा हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देन C इज इक्वल टू Q बाय म्यू इंटू डेल थीटा, ए नंबर का आंसर। बी नंबर देखो जी, बी नंबर क्या पूछा है, बी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ total heat supply to any substance will be
इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी एंड वर्क डन बाय सिस्टम, देन हीट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन। ये हुआ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी 19 का ए नंबर का आंसर, बी नंबर का आंसर। अब हम लोग 19 का सी नंबर का आंसर जा रहे हैं। सी में प्रूव करना है Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। इसको ना, इसका एक और नाम है मेयर्स फॉर्मूला के नाम से, तो इसको प्रूव करने जा रहे हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W एट, ध्यान देना, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो QP इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल V। अब देखो जी, इधर थोड़ा मिटा रहे हैं क्योंकि बस खत्म ही है। अगर इसको नहीं लिखो तो फटाक से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे ध्यान देना, नाउ जहां पे QP है वहां पे NCP इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं, और जहां डेल्टा U है वहां पे लिखेंगे NCP इंटू डेल T। तो NCP इंटू डेल T NCV करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे वॉल्यूम का बात होता है, प्लस क्या है, P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V। अगेन वी नो दैट PV इक्वल टू nRT, और वहां पे कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए प्रेशर पे डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, वॉल्यूम का डिफरेंस dB होगा, N मोल है, R गैस कांस्टेंट है, यहाँ डेल्टा T हो जाएगा। यानी कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, ध्यान देना, NCP डेल्टा T इक्वल टू NCV डेल्टा T, और PdB जहां पर है वहां पे इसको लिखेंगे NR डेल्टा T। अब ध्यान देना, NCP डेल्टा T और इस दोनों से N इंटू डेल्टा T कॉमन आ रहा है, तो CV प्लस R, डेल्टा T N से N, तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो CP CV को इधर ले आ, तो CP इधर है प्लस में, तो जगह तो माइनस हो जाएगा, और RHS में R बचा। यही प्रूव करना था, और इसी को बोलते हैं, दिस इज मेयर्स फॉर्मूला। इसी को मेयर्स फॉर्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, ये पूरा सेट नंबर 1 आपका कंप्लीट है। सेट नंबर 1 को कंप्लीट बढ़िया से कर लो, अच्छे से इसका नोट्स बनाना, कंटिन्यू रिवाइज करना, कंटिन्यू याद करने का प्रयास करो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना, और अपने सारे 11th के ग्रुप में शेयर करना। क्योंकि देखो, जो भी टीचर्स इसमें मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो जितना हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है, उतना थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, ताकि इस पे ज़्यादा व्यूज़ आने से हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, और वही एनर्जी आप लोगों का जो एम है अच्छे से अच्छे मार्क्स को लाना, वो आप ला पाएंगे, ताकि क्योंकि हम उस पर अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे पाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, सेट 1 को समाप्ति यहीं पे। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली अच्छा लगता होगा क्योंकि इतना सटीक और टू द पॉइंट आंसर कोई भी यूट्यूबर अभी तक नहीं दे पा रहा है।
देखो जी, लेट वीडियो डालने के पीछे का हमारा मकसद भी यही होता है कि हम ना बेस्ट कंटेंट को देंगे, इसीलिए लेट से वीडियो हम डालते हैं जान के। ठीक है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, इसको रोक दो। ठीक है जी, ओके।